दोस्तों हाजिर हूं एक और वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी अनप्लग पे। आज की इस वीडियो रिपोर्ट जो कि मेरी तीसरी रिपोर्ट है 4 पार्ट की स्पेशल सीरीज, जिसमें कि मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से जुड़े अलग अलग पहलुओं को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में मैं बात करूंगा सिद्धू मूसेवाला की जान को खतरे, यानी कि उनकी सिक्योरिटी का वो थ्रेट परसेप्शन कितना हाई था और कितनी देर से ये थ्रेट परसेप्शन था। मीडिया में और कई और मंचों पर मैंने अलग अलग किस्म की बातें सुनी हैं और ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं, ये थ्योरी है कि सिद्धू मूसेवाला की जान को जो खतरा बढ़ा वो विक्की मिड्डूखेड़ा के अगस्त 7 2021 के कत्ल और मर्डर के बाद बढ़ा। मैं आपकी जानकारी में ये बात लाना चाहता हूं कि सिद्धू मूसेवाला को खतरा पिछले 1 साल में नहीं बल्कि पिछले 2 साल से था। तकरीबन पौने 2 साल से उसकी जिंदगी को, उसकी लाइफ को एक बहुत बड़ा खतरा था। थ्रेट परसेप्शन उसका बहुत हाई था, जिसके आज कुछ ठोस सबूत और ठोस प्रमाण मैं आपके साथ इस रिपोर्ट में साझा करूंगा। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं अक्टूबर 2020 में। वो घटना गुरलाल बराड़, गोल्डी बराड़ का भाई, जब उसकी हत्या की जाती है, उसको चंडीगढ़ में मारा जाता है, उसके बाद से स्थितियां बदलती हैं। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी उसके विरोधी गैंग्स के साथ पिछले कई साल से चल रही थी और इस घटना से पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को फोन किया था, फोन पर उसको धमकाया था और कुछ उससे डिमांड की थी जो कि सिद्धू मूसेवाला ने पूरी नहीं की। लेकिन आज मैं आपकी जानकारी में यह बताना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई जब पहली बार मूसेवाला से बात करता है और उसको फोन पर धमकाता है, थ्रेट करता है, उससे रंगदारी की मांग करता है, उससे तकरीबन 1 साल पहले सिद्धू मूसेवाला को मिलने वाली धमकी का पहला फोन पंजाब के नोटोरियस गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने किया था। सो पहली बार अगर सिद्धू मूसेवाला को किसी गैंगस्टर ने धमकी भरा फोन किया तो वो था जग्गू भगवानपुरिया, जिसने की शायद 50 लाख के आसपास की रंगदारी या एक्सटॉर्शन अमाउंट की जो डिमांड थी सिद्धू मूसेवाला से की। इस डिमांड के सामने सिद्धू मूसेवाला नहीं झुका, जिसके कुछ महीनों बाद बताया जाता है कि एक और पंजाब का ही माझा इलाके का गैंगस्टर हैरी चट्ठा, मजीठिया का ये एक गैंगस्टर माना जाता है, मजीठिया इलाका पंजाब का जो है, वहां का गैंगस्टर हैरी चट्ठा, उसके द्वारा सिद्धू मूसेवाला को दोबारा फोन किया जाता है और फोन पर उसको धमकाया जाता है। हालांकि हैरी चट्ठा और जग्गू भगवानपुरिया के इन धमकी भरे फोन्स, जिनके एवज में सिद्धू मूसेवाला ने ना तो कोई पेमेंट की ना ही वो इनकी धमकियों से डरा, इन दोनों के फोन, इन दोनों गैंगस्टर्स को कैसे हैंडल किया गया, टैकल किया गया, इसके बारे में कोई भी जो पुख्ता जानकारी है ना तो मेरे पास है ना ही शायद पब्लिक डोमेन में है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का फोन जब सिद्धू मूसेवाला को आता है तब तकरीबन 1 साल का समय बीत चुका होता है। इससे पहले 2 और गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को फोन पर धमकियां दी थी या फिर उससे एक्सटॉर्शन की डिमांड की थी। रंगदारी वसूलने के लिए सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई द्वारा किया गया फोन पहला और आखिरी फोन था। हालांकि मैंने मीडिया में बहुत चर्चाएं सुनी है कि लॉरेंस बिश्नोई कई बार सिद्धू मूसेवाला को उसकी मौत से पहले भी धमका चुका था, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को फोन पर एक बार ही उससे बात की और एक बार इसके बाद उसने धमकी दी, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पास मौत से कुछ दिन पहले तक लगातार ये मैसेजेस आते रहे, जिनको एक संदेश कहा जाता है, और उसको ये धमकियां मिलती रही कि तेरे को आज मार देंगे, तेरे को कल मार देंगे, तेरे को अगले हफ्ते मार देंगे। सो इस किस्म की जो धमकियां थी या जो मैसेजेस थे, ये ट्रेवल होकर सिद्धू मूसेवाला के पास आते थे। लॉरेंस बिश्नोई की अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड कॉल है वो सिर्फ एक ही कॉल है जो कि एडमिटेड भी है और सिद्धू मूसेवाला को ये कॉल आती है। ये कॉल उसी भागो माजरा, जो चंडीगढ़ के पास मोहाली जिले में पड़ने वाला गांव, जहां पर कि कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ था, जिसको बहुत ही लोगों ने इस झगड़े की वजह बताया और कहा कि इस भागो माजरा का जो टूर्नामेंट था ये आयोजित किया जा रहा था कुछ ऐसे लोगों की तरफ से जिनको सिद्धू मूसेवाला इनकार नहीं कर सकता था। उसकी भाईचारे में ये लोग थे, जिनमें मनदीप धालीवाल और कुछ ऐसे लोग थे। सो इस टूर्नामेंट पर जाने से रोका गया था सिद्धू मूसेवाला को, क्योंकि कुछ ही दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई ने उसे फोन करके न सिर्फ धमकाया था बल्कि इस भागो माजरा के टूर्नामेंट में ना जाने के लिए कहा था। लेकिन इसके बावजूद सिद्धू मूसेवाला इस टूर्नामेंट में गया। उसको इस टूर्नामेंट में एक 5911, जो कि बाद में उसका एक ट्रेडमार्क ब्रांड बन गया, ट्रैक्टर भी दिया गया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो दुश्मनी थी वो शुरू होती है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला इन लोगों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन इन गैंगस्टरों ने
एक के बाद एक इनके साथियों या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी को नजरअंदाज करने के एवज में सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आती है अक्टूबर 2020 की उस घटना की बात जिसमें गोल्डी बराड़ का भाई गुरलाल बराड़ चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में मारा गया। मैंने कल की और परसों की रिपोर्ट में इस चीज को बहुत ही विस्तार के साथ आपके सामने साझा किया था कि गुरलाल बराड़ की जो मौत होती है एक ट्रिगर पॉइंट होता है। सो मिट्टू खेड़ा की अगस्त 2021 की मौत से पहले, हत्याकांड से पहले, अक्टूबर 2020 का गुरलाल बराड़ मर्डर केस होता है, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाए जाने के लिए मॉड्यूल्स जो होते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो एक्टिव होते हैं। और इसका पहला सबूत मिलता है फरवरी या मार्च 2021 में। इन तमाम महीनों में कई और लोगों को मारा गया जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा टारगेटेड किलिंग्स थी, जिसमें गुरलाल पहलवान और उससे पहले कुछ और लोगों जिनमें कि मलोट और मुक्तसर के इलाकों में कुछ किलिंग्स की गई। हालांकि इन किलिंग्स को भी गुरलाल बराड़ के बदले के रूप में ही, यानी कि गुरलाल बराड़ की हत्या के बदले के रूप में ही प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन असल में ये वो समय था जबकि सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाए जाने का एक इरादा, एक मंसूबा लॉरेंस बिश्नोई गैंग मजबूत कर चुका था। अब मैं आपको उन तथ्यों पर लाऊंगा जो कि फरवरी मार्च 2021 के हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट पंजाब का एक विंग है जो कि गैंगस्टरों के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की 5 साल की जो सरकार रही उसके वक्त एक्टिव था, काम किया करता था। उस ओकू यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के एक अफसर द्वारा सिद्धू मूसेवाला को फरवरी या मार्च 2021 में बुलाया जाता है। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइमलाइन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर, उसका कत्ल जो है अगस्त में होता है, यानी कि इस बात से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे तकरीबन 5-5.5 महीने बाद ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के इस अफसर के दफ्तर में सिद्धू मूसेवाला जाता है। इसके साथ इसके कुछ और साथी होते हैं। सिद्धू मूसेवाला से एक सीनियर ऑफिसर जो कि अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से समझता होता है, उसके पास कई इंटेल इनपुट्स होती हैं, वो सिद्धू मूसेवाला को यह पहली जानकारी देता है कि तुम्हें जान का खतरा है। और ये जान का खतरा कोई साधारण खतरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खतरा है जिसकी प्रोपोर्शन, जिसका अनुपात अंदाजे के भी परे है। यहां तक इस अफसर द्वारा सिद्धू मूसेवाला को कहा जाता है कि तुम आज के बाद किसी से रास्ते में गुलदस्ता तक नहीं पकड़ोगे, तुम ये मत समझना कि तुम्हें पिस्तौलों से, बंदूकों से गोलियां मारी जाएंगी, तुम्हें गुलदस्ते में बम लगाकर भी कोई दे सकता है। इस लेवल का थ्रेट परसेप्शन इस ऑफिसर ने सिद्धू मूसेवाला के साथ शेयर किया और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को, जो मेरी जानकारी है, तकरीबन 4 गनमैन दे दिए गए थे। ये वो वक्त था जबकि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुआ था और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को अपना एक इंग्लैंड का टूर लगाना था। अपनी जान को इस बहुत ही गंभीर खतरे की जानकारी मिलने और पंजाब पुलिस के कुछ गनमैन मिलने के बाद सिद्धू मूसेवाला का पहला काम था अपनी एसयूवी को बुलेट प्रूफ करवाना। जलंधर की एक फैक्ट्री से सिद्धू मूसेवाला ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी बताई जाती है जो कि उसने बुलेट प्रूफ करवाई। लेकिन इस दौरान सिद्धू मूसेवाला का इंग्लैंड टूर था और जितनी देर वो इंग्लैंड टूर पर गया उस दौरान उसकी गाड़ी की बुलेट प्रूफिंग हुई। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला वापस आता है और उसी फैक्ट्री में .45 बोर की अपनी पिस्टल और उसके एक साथी की .455 बोर की जो गन होती है उससे इस बुलेट प्रूफ को चेक किया जाता है और काफी हाई ग्रेड की बुलेट प्रूफिंग इस गाड़ी की हो चुकी होती है। यह वो समय था जब सिद्धू मूसेवाला अभी कांग्रेस में शामिल होने की कगार पर था, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था और उसको तकरीबन 4 गनमैन, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कि गनमैन की संख्या इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पंजाब पुलिस द्वारा इस खतरे को ध्यान में रखते हुए दे दिए गए थे। ये मैं बातें आपसे मार्च 2021 से लेके अगस्त 2021 की कर रहा हूं। इसके बाद विक्की मिड्डू खेड़ा का कत्ल कर दिया जाता है और उस कत्लकांड के बाद थ्रेट परसेप्शन सिद्धू को बढ़ता है। लेकिन यही वो समय था जबकि सिद्धू कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ा चुका था और आखिर में कांग्रेस को सिद्धू मूसेवाला ने ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करते ही सिद्धू मूसेवाला को सुरक्षा के लिहाज से कोई भी दिक्कत नहीं रही और उसको तकरीबन माना जाता है कि 12 गनमैन, जिनमें कुछ कमांडो शामिल थे, उसको दे दिए गए थे। इन गनमैन के अलावा जो कि उसको मार्च 2021 में मुहैया कराए थे। इसके अलावा जो सीआईए स्टाफ था सिविल ड्रेस में अपनी वेपन्स के साथ तकरीबन आधा दर्जन और गनमैन उसके साथ चला करते थे। न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में आ चुका था, कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था, बल्कि उसके आसपास जो सुरक्षा का घेरा था वो अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि अभूतपूर्व था और उसकी सुरक्षा को भेद पाना, उसमें सेंध लगा पाना लगभग नामुमकिन था।
लेकिन गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद गोल्डी बराड़, जो कि इस पिक्चर में पूरी तरह एक्टिव हो चुका था, इससे पहले चाहे जग्गू भगवानपुरिया था, हैरी चट्टा था या फिर लॉरेंस बिश्नोई, ये सभी लोग धमकियों तक ही रहे। लेकिन गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ एक्टिवली उन मॉड्यूल्स को एक्टिवेट कर चुका था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बहुत खास जो कि गैंगस्टर माना गया है, हाशिम बाबा, उसका राइट हैंड समझा जाने वाला शाहरुख जो था, उसको काम पे लगाया गया और शाहरुख को इसी साल जनवरी में शायद इंटरसेप्ट किया गया और बाद में जो खुलासे उससे हुए उसके मुताबिक उसने कई रेकियां करवाई थी। लेकिन अब मैं आपको सिद्धू मूसेवाला जिस वक्त चुनाव प्रचार में व्यस्त होते हैं, जब वो इलेक्शन का कैंपेन कर रहे होते हैं, मानसा से वो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उस वक्त उनकी जान को जो असल थ्रेट परसेप्शन था उसका मैं आपको अंदाजा दिलाना चाहता हूं। अंबाला में एक एनकाउंटर हुआ था जिसके बाद की हरियाणा की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, उसकी एक विशेष यूनिट और कई शार्प शूटर्स फरवरी के दूसरे हफ्ते में मूसा गांव आते हैं और सिद्धू मूसेवाला को मिलते हैं। जो जानकारी सिद्धू मूसेवाला से शेयर की जाती है वो ये होती है कि हरियाणा एसटीएफ की जानकारी के मुताबिक एक बहुत ही खतरनाक मॉड्यूल जो गैंगस्टर्स का है वो सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करने यहां पर आ रहा है, पहुंच चुका है या फिर आने वाला है। सिद्धू मूसेवाला के अलावा एक और शख्स उनके निशाने पर होता है। ये वही शख्स है जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में किया था, यानी कि मनदीप सिंह धालीवाल, जो कि सिद्धू के ही सुरक्षा कवर के बीच उसी के इलेक्शन कैंपेन में उसका साथ दे रहा होता है। हरियाणा पुलिस की जो एसटीएफ की 2 गाड़ियां भर के शूटर्स की कई दिन तक सिद्धू मूसेवाला को कवर देती हैं। वो ये गाड़ियां ऑन ऑफ आती जाती रहती हैं, लेकिन इन एसटीएफ के जो शार्प शूटर्स होते हैं, इनका मकसद सिद्धू मूसेवाला के गांव में या उसके चुनाव प्रचार में उसके इर्द गिर्द रहने का मकसद ये नहीं होता कि सुरक्षा उसको मुहैया कराई जाए, क्योंकि ऑलरेडी सिद्धू मूसेवाला के पास एक बहुत ही हैवी सिक्योरिटी कवर तमाम चुनाव प्रचार के दौरान रहा। ये एसटीएफ के जो लोग थे उन गैंगस्टर्स को टारगेट करना चाहते थे जो कि सिद्धू मूसेवाला या फिर मनदीप धालीवाल को मारने के लिए मूसा गांव या मानसा के इलाके में घूम रहे हो सकते हैं। उनका एनकाउंटर कर कर उन्हें यहीं पर हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ढेर करना चाहती थी। इसी मकसद से कई दिन, तकरीबन 1-1.5 हफ्ता ये टीम्स जो थी 2 गाड़ियां भरकर आती जाती रही, लेकिन ले देकर ये हमला नहीं हो पाया। जो तस्वीरें इस वक्त मैं अभी आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, ये उन 4 गैंगस्टर्स की है जो कि हरियाणा की एसटीएफ टीम द्वारा इन तस्वीरों को सिद्धू मूसेवाला, उसकी सिक्योरिटी डिटेल, उसके सभी गनमैन और इवन सिद्धू मूसेवाला या उसके पिता के साथ, उनके सब करीबियों के साथ शेयर किया गया। खतरा इतना ज्यादा था कि इन लोगों को देखते ही पकड़ने या इनका मुकाबला करने के लिए हरियाणा की एसटीएफ ने सिद्धू मूसेवाला को सचेत किया था। लेकिन वो एक अलग बात है कि ये जो मॉड्यूल अगर यहां पर एक्टिव रहा, इसने हमले करने की कोशिश की, अपने मंसूबे में ये कामयाब नहीं हो पाया। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता अपनी पूरी एक्सरसाइज करने के बाद और इस चीज को सुनिश्चित करने के बाद कि उनकी जो इनपुट या इंटेलिजेंस इनपुट है वो उतनी खरी नहीं थी, या फिर यह भी संभव है कि ये गैंगस्टर यहां पर आए और हमला नहीं कर पाए, क्योंकि सुरक्षा कवर सिद्धू मूसेवाला को बहुत भारी मिल रहा था, जिसके बाद हरियाणा एसटीएफ रिट्रीव हो गई। सो ये वो 4 गैंगस्टरों की तस्वीरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और यही वो 4 गैंगस्टर थे जो कि एक अलग मॉड्यूल भी हो सकता है बिश्नोई गैंग का, जिन्होंने कि सिद्धू मूसेवाला पर हमला करना था, खास करके उस वक्त जबकि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त था। आप अंदाजा लगा के चलिए कि किस लेवल का थ्रेट परसेप्शन सिद्धू मूसेवाला को था। और हम बात कर रहे हैं फरवरी मार्च 2021, जबकि पंजाब के चुनाव होने में 1 साल था। उसी वक्त से सिद्धू मूसेवाला के पीछे शार्प शूटर्स लग चुके थे। पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट और फिर हरियाणा एसटीएफ पंजाब के चुनावों में बार बार ये चेतावनियां दे रही थी। और आप पंजाब में सुरक्षा का हाल देखिए कि पंजाब का चुनाव 20 फरवरी को होता है, यानी कि वोटिंग होती है, मतगणना जो होती है और उसका नतीजा पंजाब चुनाव का 10 मार्च को आता है। और जिस दिन पंजाब चुनाव का नतीजा आया, आम आदमी पार्टी की जो एक बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, उसी दिन सिद्धू मूसेवाला की पूरी सुरक्षा हटा ली गई। अभी मैंने बहुत बड़ी बात आपको बताई है, क्योंकि कागजों में बेशक उसके पास कुछ गनमैन्स को छोड़ दिया गया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की पूरी सिक्योरिटी और उसमें जो तैनात लोग थे उनको कॉल्स आ गए उनके हेडक्वार्टर से कि आप लोग वापस आ जाइए, और पूरी सुरक्षा विड्रॉ हो जाती है। ये मैं 10 मार्च की आपको बात बता रहा हूं, 10 मार्च 2022, उस दिन जिस दिन पंजाब चुनाव का, विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। अब 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पूरी सुरक्षा हट चुकी थी सिद्धू मूसेवाला की, उसके पास कोई भी गनमैन नहीं बचा था। इन हालात में सिद्धू मूसेवाला सिक्योरिटी कवर के बगैर कई दिन घूमता रहा
और अपने गांव मूसे में ना रहकर उसने अपना ठिकाना बदला। यह माना जा रहा है कि खन्ना के आसपास एक अपने बहुत ही करीबी मित्र के घर पर वो तकरीबन 4 से 5 दिन रहा। इसी दौरान 14 मार्च 2022 को संदीप नंगल अंबिया को जालंधर के पास गोलियां मार दी जाती है। संदीप नंगल अंबिया को जिस वक्त गोलियां मारी जाती है उस वक्त सिद्धू मूसेवाला की लोकेशन चंडीगढ़ के सेक्टर 8 की मार्केट होती है, अपने दोस्तों के साथ और एक ऐसा ही साथी जिसको कि गनमैन मिल रखे होते हैं। उसके पिता के पुलिस के वरिष्ठ पद पे होने की वजह से उनके साथ ये खड़ा होता है। तब इन लोगों को ये जानकारी मिलती है, शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे का समय रहा होगा, कि संदीप नंगल अंबिया को जालंधर में गोलियां मार दी गई हैं। और आप मान के चलिए कि वहां पर गोलियां चल रही होती हैं और सिद्धू मूसेवाला बिना सुरक्षा के घेरे के रहा होता है। लेकिन इसके 1 या 2 दिन बाद सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर ली गई थी 10 मार्च के बाद, उसको रिस्टोर किया जाता है। हालांकि गिनती कम हो जाती है, उसके गनमैन कम हो जाते हैं, लेकिन 4 गनमैन जो हैं उसके वापस आ चुके होते हैं। ये मैं तकरीबन 16-17 मार्च के आसपास की बात बता रहा हूं। चुनावी नतीजों में हार के बाद 29 मई 2022 यानी कि उस दिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी गई, तब तक सिद्धू मूसेवाला एक कटेल्ड सिक्योरिटी कवर में रहा, जिसके बीच में तकरीबन 4 से 6 दिन ऐसे भी थे जबकि उसके पास एक भी गनमैन नहीं था। यह गनीमत था और क्योंकि वो अपने गांव में नहीं था यही कारण था कि वो बचता रहा। लेकिन जब 26 मई के आसपास 25 या 26 मई के आसपास पंजाब में 424 के आसपास लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई, गनमैन विड्रॉ किए गए और उस सूची में सिद्धू मूसेवाला के 4 गनमैन को कम करके 2 वापस लिए गए और 2 उसके साथ छोड़े गए। जब तक ये डिटेल बाहर नहीं आई तब तक भी सिद्धू पर यह खतरा मंडरा रहा था। आखिर में ये जो हमलावर थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के जो मॉड्यूल्स थे, इन्होंने इस खबर को, मैं ये कह सकता हूं कि इस खबर और इस जानकारी का इस्तेमाल करके इनका ये जो अटैक था ये और ब्रेजन था, और भी घातक था, और भी एग्रेसिव था। अगर सिद्धू मूसेवाला के पास 4 या 5 गनमैन रहे होते, यह संभव था कि हमला उस वक्त भी होता, लेकिन सिद्धू मूसेवाला उसका मुकाबला कुछ हद तक कर सकता था। और इन परिस्थितियों में हमलावरों का मनोबल कैसा होता, 4 या 5 गनमैन आसपास देखकर क्या हमलावर वो हमला कर सकते थे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप इस रिपोर्ट से एक चीज तो समझ पाए होंगे कि हम बात कर रहे हैं फरवरी मार्च 2021 से 29 मई 2022 तक, तकरीबन 1.5 साल के इस समय के दौरान सिद्धू मूसेवाला पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर थी। वो एक के बाद एक शूटर्स को, मॉड्यूल्स को भेज रहा था। विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत, उसका हत्याकांड, इससे पहले ही सिद्धू मूसेवाला को मारने की तैयारी और एक बहुत ही बड़े घातक हमले में उसको मारने की तैयारी की जा चुकी थी। हरियाणा एसटीएफ ने उस पर मोहर फरवरी में लगा दी थी। तो ये जितनी भी इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रही थी, इंक्लूडिंग हरियाणा एसटीएफ, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को कटेल किया गया, सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया, तो पंजाब पुलिस या उसका इंटेलिजेंस विभाग या उसका जो सुरक्षा विभाग है, उसने किन परिस्थितियों का आकलन किया, क्या उनके पास इनपुट थी। और ये वो समय भी था जबकि शाहरुख दिल्ली में पकड़ा जा चुका था, यानी कि वो मॉड्यूल जो कि सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने दिल्ली पुलिस के सामने सब कुछ बक दिया था। दिल्ली पुलिस ने वही इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब पुलिस को भेज दी थी, लेकिन इतनी पुख्ता जानकारी पहले हरियाणा एसटीएफ द्वारा चुनावों में यह बताया जाना कि सिद्धू मूसेवाला पर ये जो 4 शूटर हैं, हमलावर हैं, ये घातक हमला कर सकते हैं, चुनावों के दौरान इतनी कड़ी सुरक्षा के दौरान भी उसको निशाना बनाए जाने का पूरा बंदोबस्त किया गया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की इस इनपुट को पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने इग्नोर क्यों किया, और खबरों में अपनी शोहरत बटोरने के लिए सुरक्षा में कटौती या उस ऑस्टेरिटी के नाम पर, जिसको अक्सर दिखा दिखाकर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दावे किए जाते हैं, अपने राजनीतिक नंबर बनाए जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए इन तमाम इनपुट्स को, पिछले 1.5 साल की जो खुफिया विभाग की जानकारियां थी, जो तमाम लीड्स पुलिस को, सरकारों को मिल रही थी, और इस थ्रेट परसेप्शन की जो जानकारी थी, उसको इग्नोर करके सिद्धू मूसेवाला को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अब बेशक सरकारें या पुलिस जितने मर्जी दावे कर लें कि सिद्धू मूसेवाला 2 गनमैन जो उसको मुहैया भी कराए गए थे उनको भी घर पे छोड़ गया,
तो ऐसी परिस्थितियों में उसका मरना तो तय था, ये तो अपनी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन जिस तरीके के खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए हैं और जिस तरीके की तैयारी इन गैंगस्टर्स की थी, इन हमलावरों की थी, जिसमें कि हैंड ग्रेनेड तक को AK-47 पर माउंट करके उसको एक प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर बनाकर भी हमले किए जाने थे। और ये भी जानकारियां मिलती रही हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हवेली और उसके घर में घुसने तक के लिए गैंगस्टर तैयार थे। तो इन परिस्थितियों में पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार की कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट थी जो कि उनको ये कॉन्फिडेंस देती थी कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती की जाए? तो इस चीज की जवाबदेही बनती है। आज विधानसभा के सेशन पिछले कई दिनों से पंजाब विधानसभा में चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा पंजाब सरकार से, और पंजाब का कोई विधायक अगर हो तो ये सवाल जरूर पूछे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे जरूर हैं, बातें भी बहुत हुई हैं, चर्चाएं हुई है, बहस हुई है विधानसभा में, लेकिन कोई भी लॉजिकल सवाल नहीं पूछ रहा कि इंटेलिजेंस इनपुट सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस के पास या पंजाब सरकार के पास आखिर थी क्या। और जो इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिली थी, शाहरुख की जो डिटेल दिल्ली पुलिस ने साझी की, हरियाणा पुलिस की जो STF ने जो जानकारी साझी की, और पिछले साल की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की अपनी पंजाब की जो जानकारी थी, इन तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स को अगर हम जोड़कर क्लब करें तो आपके पास क्या आधार था कि सिद्धू मूसेवाला के एक भी गनमैन को कम किया जाता? 10 मार्च से लेकर 14 या 15 मार्च तक सिद्धू मूसेवाला एक भी गनमैन के बगैर घुमा है, जिस वक्त संदीप नंगलंबिया पर पंजाब में गोली चल रही थी। क्या सरकारों की ये जिम्मेवारी या इस बातचीत के प्रति जवाबदेही नहीं बनती? आज ये कह देने से कि हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना ली है, हमने एक ADGP पद के अधिकारी को लगा लिया है, पंजाब में हमने 147 गैंगस्टर पकड़ लिए हैं, 37 मॉड्यूल बस्ट कर दिए हैं। ये दावे उन शगुफों की तरह हैं जिनको राजनीतिक स्तर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए सत्ताधारी पक्ष या सरकार इस्तेमाल करती है। मीडिया की नजरों में इन खबरों को आने से, इस तरीके की चर्चाओं को होने से रोककर वो कहीं ना कहीं अपनी इस जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, पंजाब सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या पंजाब पुलिस, उसका इंटेलिजेंस खुफिया विभाग या उसकी जो सिक्योरिटी विभाग था, उसने पंजाब पुलिस के नेताओं को या पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं भगवंत मान, उनको ये जानकारी या ये सलाह दी थी कि सुरक्षा को विड्रॉ किया जाए? आखिर क्या जरूरत थी और नौबत क्या आई थी? और वो तो बात है ही कि उस जानकारी को मीडिया में लीक करके इन सभी के सभी, अकेले सिद्धू मूसेवाला की बात नहीं है, बल्कि इन सभी के सभी लोग जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते थे, सुरक्षा कवर जिनको मिल रखे थे, उन सभी की जिंदगियों से खिलवाड़ इस सरकार ने किया है। आज की मेरी रिपोर्ट आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सिद्धू मूसेवाला की जान को कितना बड़ा खतरा था। और सिर्फ अखबारों की कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए इन सरकारों ने, इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या पुलिस इंटेलिजेंस की उस सारी की सारी जानकारी को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने राजनीतिक नंबर बनाने के लिए सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ किया। और यही सिद्धू मूसेवाला की मौत का एक कारण बना। कारण बहुत हैं, लेकिन एक कारण, ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और आज की इस रिपोर्ट से आपको बहुत सी जानकारी और बहुत सी क्लैरिटी मिलती है। सो आज की रिपोर्ट यही थी। ये तीसरी रिपोर्ट थी इस 4 पार्ट की सीरीज की। और अगली रिपोर्ट और अगला भाग, ये जरूरी नहीं कि मैं कल उस रिपोर्ट को दूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं कल की रिपोर्ट में शगुनप्रीत की भूमिका का पूरा खुलासा आपके सामने करूं। शगुनप्रीत क्या था, कौन था, वो क्यों इस वक्त भागा हुआ है और उसकी पूरी की पूरी भूमिका क्या थी, क्योंकि उसको आधार बनाया गया है। उस चीज को मैं आपके साथ कल की रिपोर्ट में साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। रितेश लखिया अनप्लग्ड को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए।